हेलो टू एवरीवन। हमने पिछले वाली वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें हमने देखा था डिफरेंट कंपाउंड्स को हमने उनकी एसिडिटी के बेस पे डिवाइड किया था। हमने देखा था कि डिफरेंट कंपाउंड्स में CH जो अल्फा हाइड्रोजन है किसी में वो ज्यादा एसिडिक होता है, किसी में वो कम एसिडिक होता है। ठीक है, तो हमने उनकी pK वैल्यूज देखी थी। तो अब हम देखने जा रहे हैं इनोलाइजेशन और अल्काइलेशन। हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा इनोलाइजेशन एंड अल्काइलेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स जो कैरेक्टर की बुक में है वही हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनोल्स क्या होते हैं और इनोलाइजेशन है क्या। इनोलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इनोल फॉर्मेशन होता है किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड से, या जरूरी नहीं कार्बोनाइल ही कंपाउंड हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसने आपने पिछले वीडियो में देखा था कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है वो इनोल्स बना सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो, चाहे वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो, या फिर वो नाइट्रो कंपाउंड्स हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हो, कोई भी कंपाउंड्स हो, बस आपके पास जो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, उसके एडजेसेंट में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, उसको स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप होना चाहिए जो उस हाइड्रोजन को एसिडिक बनाए। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनोल्स बनते कैसे हैं। यानी कि इनोलाइजेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इनोल्स। फॉर्मेशन ऑफ इनोल्स, आपने इनोल्स का सिंथेसिस करना है, इस प्रोसेस को ही इनोलाइजेशन बोलते हैं। मान लो आप कोई भी कंपाउंड ले लो, सपोज कि मैंने साइक्लोहेक्सेनोन ले लिया, सपोज दिस इज द कंपाउंड। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, और ये -I और -R इफेक्ट एक्सर्ट करता है, जिसके कारण इसका अल्फा कौन सा है? कार्बन, ये वाला है, ये वाला भी अल्फा कार्बन है। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो कोई सा भी आप ले सकते हो। ठीक है, आपने इसका ये वाला हाइड्रोजन कंसिडर कर दिया। अब क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है। तो और आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा आपके पास? नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बनेगा OH। ये हाइड्रोजन जो डीप्रोटोनेशन हुई थी, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो आप देख सकते हैं ये क्या था? ये एक कीटो कंपाउंड था। ठीक है, दिस इज अ कीटो कंपाउंड। और यहाँ पे जो आपके पास बना है ये एक इनोल है। कैसे पता लगा? ये एक डबल बॉन्ड है और ये OH ग्रुप है। आपको पता है OH को आयोपैक में क्या बोलते हैं? ओल। तो ये आपके पास इनोल फॉर्मेशन हो गई है, दिस इज इनोल। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जो रिएक्शन है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनोलाइजेशन। ठीक है, दिस इज इनोलाइजेशन। ओके, और ये इनोलाइजेशन क्यों हुई? क्योंकि ये वाला जो प्रोटॉन था ये एसिडिक था, इसकी वजह से। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से ये एसिडिक हो गया था। अब आप देख रहे हो कि ये एसिडिक था, इसने हाइड्रोजन लॉस किया। तो जैसे प्रोटॉन, जैसे कोई भी प्रोटिक एसिड होता है वो भी अपना, उसका प्रोटॉन भी एसिडिक होता है। वो जब प्रोटॉन लूज करता है तो पीएच क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है, पीएच डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पीएच डाउन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम देखेंगे, नो पीएच वेरिएशन इज सीन। नो पीएच वेरिएशन, बट बाय क्यों आपको यहाँ पे कोई पीएच वेरिएशन देखने को नहीं मिली? आपको पीएच वेरिएशन इसीलिए देखने को नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लूज नहीं हुआ है, वो ऑक्सीजन ने ले लिया है। ठीक है, इसी कंपाउंड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था इसने इस हाइड्रोजन को ले लिया है। इसने हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को लूज नहीं किया है। ठीक है, इसलिए ये एसिड नहीं है। यहाँ पे जो हुआ है ट्रांसफर ऑफ एटम हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ चला गया है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसमें ट्रांसफर ऑफ एटम्स होता है एज वेल एज बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं टॉटोमराइजेशन।
ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे टॉटोमेराइजेशन। तो इसको, ये टॉटोमेराइजेशन है और स्पेशली ये इनोलाइजेशन है। ठीक है, टॉटोमेराइजेशन की ही सब कैटेगरी है इनोलाइजेशन। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया कि इनोल कैसे बनता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको मिलता है, ठीक है, कोई भी ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वो इनोल बना सकता है इन दिस वे, जिसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके एडिशन में प्रेजेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, जब भी अगर आप मार्केट जाते हो और वहां से कार्बोनाइल कंपाउंड, मान लो आपने साइक्लोहेक्सेनोन लिया है किसी केमिस्ट की शॉप से, तो साइक्लोहेक्सेनोन जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो अपने इक्विलिब्रियम मिक्सचर यानी कि इनोल के साथ इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होता है। ठीक है, हमेशा इसके साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, दोनों इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कीटो को अलग से होगा, इनोल अलग से लेना पड़ेगा, नहीं। अगर आप कीटो किसी भी मार्केट से ये कंपाउंड लेते हो तो उसमें इनोल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, आप रूम टेम्परेचर पे इन दोनों फॉर्म्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों इक्विलिब्रियम में होती है। अब कौन सा फॉर्म, मतलब कीटो और इनोल में से कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कौन सी उस कंपाउंड उस मिक्सचर में ज्यादा प्रेजेंट होगी, वो कैसे पता लगेगा? वो आपको पता लगता है उसकी pKa वैल्यू के बेसिस पे, दैट इज एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसकी एसिडिटी पे के बेसिस पे आप बता सकते हो कि उसमें इनोल फॉर्म कितना होगा और कीटो फॉर्म कितना होगा, या मेजर कौन सा फॉर्म होगा। ठीक है, एज वेल एज सेकेंड पॉइंट क्या होता है, बेस। ओके, अगर आप बेस लेते हैं तो बेस की प्रेजेंस में बेस भी इस अल्फा हाइड्रोजन को और ज्यादा एसिडिक बना देगा, क्योंकि वो इस पे अटैक करेगा और ये इसको लीव कर जाएगा। तो अगर तो आप बेस देते हैं तो इनोल बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना ज्यादा इजीली ये प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इनोल फॉर्मेशन उतनी इजीली होगी। तो अगर आप बेस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेते हैं उतना ज्यादा इनोल उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर में प्रेजेंट होगा। और अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की बात करूं, जितना ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा उतना ज्यादा इनोल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं मोस्टली, अगर मैं एग्जांपल देखूं तो आप देखेंगे अगर आपके पास नॉर्मल एसीटोन है, ठीक है, इसमें एक ही कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके केस में जो इनोल होता है उसकी परसेंटेज लेस देन 1% होती है। तो लेस देन 1% क्यों है? क्योंकि इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये ज्यादा एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो ये मोस्टली कीटो फॉर्म में रहना पसंद करता है, ये कीटो फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर मैं 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड ले लूंगी जिसमें दो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, लाइक CO, CH2, CO, CH3, ठीक है, अगर ये मैंने ले लिया तो आप यहाँ देख सकते हो ये भी ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये भी, इन दोनों के बीच का जो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये CH2 मिथाइलिन ग्रुप जो है, इसका हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि दो ग्रुप एडिशन में प्रेजेंट है। इसके केस में अगर आप इनोल की परसेंटेज देखोगे, दैट विल बी मोर देन 50%, इक्वल टू और मोर देन 50%। तो इसका रीजन क्या है? pKa वैल्यू, इसकी pKa वैल्यू कम होगी, इसकी pKa वैल्यू ज्यादा होगी। pKa वैल्यू के बारे में हमने पढ़ लिया था कि pKa वैल्यू एसिडिटी का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। सो ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हमने पढ़ा इनोलाइजेशन। ठीक है, हमने देखा कि इनोल की परसेंटेज। अब हमने देखा कि कीटो और इनोल में से जनरली कीटो जो है फॉर्म वो ज्यादा स्टेबल होती है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है? अब मैं आपको कुछ बुक से, जो मैंने क्लीडन की बुक से देखा है, ये कुछ डाटा है जो आपको मैं बताना चाहूंगी।
ये है बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे, अगर आप कंपैरिजन करो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज हैं, कार्बोनाइल इसके केस में देखो मैं, कीटो के केस में आप देख रहे हो यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक्स्ट्रा जो बन रहा है वो OH बॉन्ड बन रहा है। अगर हम इनकी बॉन्ड एनर्जीज को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो CO बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, 720 किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल पर मोल है, ठीक है, किलो जूल पर मोल। और इस कंपाउंड के लिए CH की जो एनर्जी है वो है 440 किलो जूल पर मोल। ओके, अब मैं इनोल के केस में देख रही हूँ, CO को ब्रेक करके यहाँ पे जो नया बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है, C डबल बॉन्ड C। अगर यहाँ पे देखो न्यू बॉन्ड फॉर्म जो हुआ है ये हुआ है, एज वेल एज OH हुआ है। तो इनकी अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज देखूं तो ये 620 है और OH के केस में 500 है, ठीक है। तो अगर आप दोनों की बॉन्ड एनर्जीज को ऐड कर दें तो ये कितनी आ जाएगी, 1120 और ये कितनी आ जाएगी, 1160। तो आप देख रहे हो बॉन्ड एनर्जी अब आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे कंपेयर करोगे, इसके केस में, कीटो के केस में दोनों बॉन्ड जो टूट रहे हैं बॉन्ड्स, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो इतने किलो जूल पर मोल है और इसके केस में कम है, ठीक है। तो जब आपको इसको इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके इसमें कन्वर्ट करना है, आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो बनेगा ज्यादा एनर्जी देके वो अनस्टेबल होगा, इसीलिए जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, और ये कीटो फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आपको जब भी आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर लेंगे तो कीटो फॉर्म मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि कुछ स्पेशल केसेस होंगे जिसमें ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा और वो कंपनसेट कर देगा, ठीक है, इन बॉन्ड एनर्जीज को। तो वहां पे इनोल 50-50 के रेशियो में आपको मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके पास। नेक्स्ट है, अब आपको पता है कि डिफरेंट जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑल एसिड डेरिवेटिव्स इनोल्स, ऑल डेरिवेटिव्स कैन फॉर्म इनोल्स। ओके, तो अब क्या होता है, सेकंड चीज हम क्या देखेंगे जब हम इनोल फॉर्मेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ठीक है। मान लो कि हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे हमने R लगा दिया, यहाँ पे हमने R डैश लगा दिया। तो ये वाला जो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, इसका ये कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ओके, उतना यानी कि जितना ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा ये इनोलाइजेबल होगा, उतना इजीली इसका इनोल फॉर्मेशन होगा। ओके, इनोल फॉर्मेशन इजीली। जैसे अगर हम देखें, अभी तक हम एसिडिटी की ही बात कर रहे थे, हमने ये नहीं बात की, अगर हम सबस्ट्रेट अलग कर दें, एक ही मान लो एक ही कार्बोनाइल ग्रुप है लेकिन हम सबस्ट्रेट ही अलग कर दें, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। अगर हम देखें असाइल हैलाइड, हमने कोई असाइल हैलाइड ले लिया, आपको पता है जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो सारे इनोल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है या सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कौन सा है, असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड। और सबसे कम रिएक्टिव जो होता है, सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है वो कौन सा होता है, अमाइड, एसिड अमाइड। तो अब इनके केस में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मैं देख सकती हूँ
ये है असाइल हैलाइड, ये है असाइल हैलाइड, ठीक है, क्लोराइड है ये, और अमाइड मैंने ले लिया, ये, ठीक है। तो अब हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं अब क्या होता है जब इनोलाइजेशन होनी है। मान लो यहाँ पे अल्फा पे एक हाइड्रोजन लगा दिया मैंने ये, और यहाँ पर भी अल्फा में एक हाइड्रोजन लगा दिया, और ये, ठीक है। अब ये एक कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब इसमें जब इनोल फॉर्मेशन होना है हम क्या करते हैं, कोई बेस ऐड कर देते हैं। मान लो कोई बेस जिसके पास लोन पेयर होंगे वो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ, ठीक है। और जब ये वापस आएगा, ठीक है, इसको दोबारा वापस आना पड़ेगा क्योंकि तो ये इसको, ये लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो इनोल बनेगा वो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CO, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरीके से बनेगा आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, एक C डबल बॉन्ड O। लेकिन अगर आपने ये नहीं भी बनाना होगा, क्लोराइड आयन को मत निकालो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ कीटीन का फॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इसको रहने दो निकालना। आप क्या करो, यहाँ पे बेस ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये यहाँ से इधर गया, और ये, तो आपके पास क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव Cl। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये बना, ये इनोलेट आयन बना, ठीक है, इनोलेट। तो आप इस केस में क्या होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आपको पता है, ये आपने प्लस वन प्लस टू में भी ये पढ़ा है, ये ऑर्डर की एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्लोराइड आयन का माइनस आई इफेक्ट भी तो यहाँ पे ऑपरेट करेगा, ठीक है, इसका माइनस आई भी होता है, प्लस आर इफेक्ट भी होता है, लेकिन आपका माइनस आई हमेशा हैलोजन के केस में डोमिनेट करता है। तो ये माइनस आई इसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, और ज्यादा इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, ये उतना ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इनोलाइजेशन प्रोसेस उतना ही जल्दी हो जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन अगर आप अमाइड के केस में देखोगे, यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस आर इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा। जब ये लोन पेयर यहाँ देगा, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो गया, इस पे लेस पॉजिटिव चार्ज होगा, ये उतना ही कम एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कोई बेस डालेंगे, एक्सपेक्ट तो हम ये कर रहे थे कि ये हाइड्रोजन निकलेगा, आपके पास इनोल जनरेशन, इनोलाइजेशन होगी, पर यहाँ पे लीस्ट इनोलाइजेशन देखने को मिलती है। कोई भी आप बेस ऐड करोगे, ये बेस इस वाले हाइड्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है इस केस में वो ज्यादा एसिडिक है रेदर देन दिस, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे इसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया है इसके प्लस आर की वजह से। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं था, यहाँ पे बल्कि ये ज्यादा एसिडिक बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ना के बराबर है, हो भी सकती है पर बहुत ही लीस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ज्यादा ससेप्टिबल है, ये ज्यादा अटैक, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है इस हाइड्रोजन पे अटैक करने की, ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जितने भी एसिड जो इनोलाइजेशन हमने पढ़ी वो दो टाइप की होती है, दो तरीके से आप इनोलाइजेशन करा सकते हैं। दो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप इनोलाइजेशन करवा सकते हैं। एक होता है आपका एसिड कैटालाइज्ड, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में, और एक होता है बेस की प्रेजेंस में, बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन एंड एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन। मोस्टली प्रेफरेबल यही है बेस वाली, लेकिन एसिड की भी कई जगह यूज में आती है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। और एसिड कैटालाइज्ड में क्या होता है, सिंपली मान लो कि आपने साइक्लोहेक्सिनोन का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, ये है, इसमें क्या होता है, पहले आप इसकी प्रोटोनेशन करवाते हैं,
कोई H पॉजिटिव ले लिया, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ठीक है। वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस की तरह ही समझ लो कि वाटर और एसिड की प्रेजेंस में H पॉजिटिव होना चाहिए और H2O, और बेस और OH H2O, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में हम कराएंगे। तो पहले तो ये होगा, उसके बाद जब एक बार आपके पास यहाँ पे OH पॉजिटिव बन जाएगा, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इसको और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना, और ज्यादा एसिडिक बना देगा इस हाइड्रोजन को, क्योंकि ये ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपको आप देख सकते हो। अब वाटर अटैक करेगा, इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके बगल में है, ठीक है। तो वाटर बीइंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस भी चलेगा, तो ये वीक बेस पे इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये यहाँ और ये यहाँ। तो आपके पास क्या बन जाएगा, OH, ठीक है। आपके पास क्या बन गया, इनोल। ये है एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन, खत्म हो गया। सेकंड है बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन। बेस कैटालाइज, तो ये तो आपको पता ही है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो बेस कैटालाइज्ड ही थी। उसमें आपने देखा इनोल बन रहा था, और इस केस में आप देखेंगे आपके पास इनोलेट बनेगा। ये है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, आपने कोई भी बेस डाल दिया, सपोज अल्कोक्साइड आयन है, इसने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, ये यहाँ और हमारे पास क्या बन जाएगा, O नेगेटिव डबल बॉन्ड माइनस MEOH, मिथेनॉल। तो आपके पास यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रही है, यहाँ पर जो आपके पास बनेगा इंटरमीडिएट, दैट इज इनोलेट। तो बेस कैटालाइज मोस्ट प्रेफरेबल है, इसलिए हम मैक्सिमम केसेस में यही वाला देखेंगे। एसिड कैटालाइज्ड हम रेयर केसेस में देखेंगे, ठीक है। अब जितने भी अभी तक आपने देखे एग्जांपल्स, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो सारे आपकी इनोलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, इनोल फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले डिफरेंट एग्जांपल्स तक देख ही लिए आपने, जैसे एस्टर्स हैं, एस्टर्स भी दिखाते हैं इनोलाइजेशन, इनोल फॉर्मेशन। नाइट्रोएल्केन्स है, नाइट्रीन्स है, कीटोन्स है। लेकिन एल्डिहाइड्स के केस में आप क्या देखेंगे, एल्डिहाइड एक अलग केस है, स्पेशल केस है। जब हम एल्डिहाइड का इनोलाइजेशन करवाते हैं, हमने कोई बेस डाल दिया और हम सोचेंगे हमारे पास इनोल बन जाएगा, इनोल तो बन जाएगा, लेकिन और भी रिएक्शन, उसके आगे जो रिएक्शन होंगी, other reactions also compete with enolization, other reactions also take place। यहाँ पे क्या होता है कि इनोल तो बन जाएगा, बेस की एप्लीकेशन से इनोल तो बन जाएगा, लेकिन वो इनोल आगे जाके स्टेबल नहीं रहता, वो फर्दर इसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, और यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो जब स्टेबल ही नहीं रहेगा इनोलेट बनाने का कोई तो रीजन होगा, है ना। इनोलेट बनने का रीजन ये है, क्यों हम इनोलेट बना रहे हैं, क्योंकि हमें अल्काइलेशन करवानी है आगे जाके, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमने लिखा है यहाँ पे इनोलाइजेशन के बाद अल्काइलेशन, तो हम इसीलिए इनोलाइजेशन करवा रहे हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम अल्काइलेशन करवा सकें। अगर हमारे पास यहाँ पे जो इनोलेट बना या इनोल बना, वो अगर सिर्फ इसी के साथ रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट दे देगा तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस केस में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे अल्काइलेशन में कि उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। तो ये यहाँ पे इनोलाइजेशन का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड टॉपिक, दैट इज अल्काइलेशन, ये वाला टॉपिक। ये बेसिक है
ठीक है, इसके बाद जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो भी कैरेक्टर की बुक में दिए हैं, अगर हम इन इस बेसिक को अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, अल्काइलेशन का क्या मतलब है? देखो, हमारे पास हमने जो इनोल बनाया उसका क्या एम था। मान लो कि आपने साइक्लोहेक्सेनोन ही ले लो, ये हर जगह वही ले रहे हैं, ये है साइक्लोहेक्सेनोन। यहाँ पे इनोल बना था, ये कार्बेनाइन बना था, और इसने फिर यहाँ जाके इनोलेट बना दिया, ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड। आपको ये चीज याद रखनी है, जो आप ये बनाते हो ये क्या है, ये किस चीज को दिखाता है कि ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस को दिखाता है। ठीक है, और जब आप ऐसे दिखा रहे थे ये इक्विलिब्रियम, वहां पे टॉटोमेराइजेशन था। ठीक है, टॉटोमेराइजेशन था वहां पे, जहां पे एटम का ट्रांसफर हो रहा था।